जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम है ईट, मनकी तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता। और यह चैप्टर पूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता के नाम से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और आपके बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 1 से 8 से लेके 17 नंबर के आसपास प्रश्न पूछा जाता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए और ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही खास है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो में आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स कराने वाले हैं और ये सारा का सारा एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप पार्ट 1 जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके जरूर देखिएगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखिएगा तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आप मिस कर दीजिएगा। और टोटल हम आपको चित्र के साथ समझाए हुए हैं, एकदम मजेदार तरीका से, इतना आसान तरीका से समझाए हैं कि अगर आप देख लेते हैं तो आप मजे ही मजे समझिएगा। ठीक है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपको दिखेगा विलियम जॉन्स, ये फलना चिलना, ये सब बहुत ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे 1826 में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जो है खोज की थी, एक तरह से कह सकते हैं चार्ल्स मेसन के द्वारा। आगे जो है 1922 में जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, फलना चिलना, ये सब का भी बारे में हम बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। साथ ही साथ ये जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो किस तरह से कहाँ फैला हुआ है, ये भी हम आपको बताए हुए हैं पार्ट 1 में। ये 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के काल को बताए हैं। यहाँ पर कार्बन 14 विधि जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। उसके बाद बात करें मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला, सिंध का बाग, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है प्यारे बच्चों जो कि पार्ट 1 में हम आपको अच्छे से समझाए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको कहाँ तक पढ़ा दिए हुए थे, बनावली तक हम आपको पढ़ा दिए थे। और आज का जो आगे का टॉपिक क्या रहेगा, हड़प्पा सभ्यता के सीमा। देखिए, जैसे आपको बता रहे हैं कि ये जो ऊपर में क्या हो गया, उत्तरी हो गया, नीचे क्या हो, दक्षिण, इधर हो गया पूर्व, और इधर हो गया क्या, पश्चिम, इस साइड हो गया। तो उस साइड में क्या क्या थे, ये जगह थे, क्या थे, क्षेत्र थे फैले हुए। तो उत्तरी सीमा में जो थे कौन थे, सराय खोला, कौन थे, सराय खोला, गुमला घाटी, दावरकोट। फिर दक्षिणी सीमा में जो थे मालवन, जो ताप्ती नदी के घाट के किनारे कह सकते हैं, भगवत राय जो कि नर्मदा नदी। पूर्वी सीमा में क्या है, आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। पश्चिमी सीमा क्षेत्र में जो है सुतकुंदोर है, जो कि मकरान मकरान का समुद्री तट है। अब कहिएगा सर इसमें कोई इंपॉर्टेंट है, तो बाबू इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये जो अगला पॉइंट देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र या केंद्र सीमा कह सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। और कौन कौन वीवीआई है ये हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका लोथल। पहले पूछेगा कि लोथल किस राज्य में है, तो लोथल किस राज्य में है, तो आप बताइएगा गुजरात में। लोथल किस राज्य में है, गुजरात में। दूसरा प्रश्न ये पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि कालीबंगा जो है वो किस राज्य में है, तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया। तीसरा पॉइंट ये पूछता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये जो है सिंध पाकिस्तान में। कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में। उसी तरह से हड़प्पा कहाँ है, तो ये भी पाकिस्तान में ही है, रावी नदी के तट इधर है। ठीक है, तो इतना आपको इम्पोर्टेंट है और जरूर याद रखिएगा। मतलब 2 ही 3 इंपॉर्टेंट है जो कि हम आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पर रोपर भी कभी कभी पूछ लेता है, जो कि आपके पंजाब में है, ये भारत के पंजाब में है, ना कि ये पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ चित्र दिखाया गया है, जो कि अगर आप चाहे तो अच्छे से नोट कर सकते हैं। जिसमें आपको दिखेगा तो ऊपर के साइड में आपका क्या है, सिंधु नदी है। उसके साइड में अगर आप देखें तो रावी नदी भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा तो रावी नदी है ना। तो उसके बाद एक और नदी के बारे में बहुत ही चर्चा किया जाता है, और ये कौन सा नदी है वो हम आपको बताते हैं। ये एक और यमुना नदी के बारे में भी चर्चा किया जाता है, जो कि आगे ये सिंधु नदी ही है, देख रहे हैं, ये सिंधु नदी है। इस तरह से करते आ रहा है। जैसे हम आपको एक बार थोड़ा सा और बढ़िया से समझाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिएगा ये आपका रावी नदी हो गया। ठीक है, रावी नदी ऐसे ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे कट के यहाँ पर आ गया, राइट। और ये समुद्र के माध्यम से पूरा में जाता है, तो ये हो गया आपका रावी, क्या हो गया, रावी। यहाँ पर रावी है, और फिर इसके बाद यहाँ पर सिंध है, क्या है, सिंध है। तो ये जरूर आप इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, वीवीआई पॉइंट है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है।
कि नगर योजना क्या है, सड़क योजना क्या है, जल निकासी प्रणाली व्यवस्था क्या है, फलना चिलना, बहुत ऐसे सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो नगर योजना जो है टाउन प्लानिंग, क्या है, टाउन प्लानिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा पॉइंट में क्या कर रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसका नगर योजना। अब सबसे पहले ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और हम आपको पार्ट 1 में, मतलब पार्ट 1 में हम आपको अच्छे से समझा भी दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक प्रकार की कैसी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है एक प्रकार की कैसी सभ्यता है, तो ये एक प्रकार की नगर योजना है या नगरीय सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन हो रहा था, मतलब कि इसकी खुदाई हो रही थी, तो उस समय जो है 2 टीले मिले, जो कि एक पूर्व की तरफ थे और एक पश्चिम की तरफ थे। एक जो था पूर्व की तरह कह सकते हैं, एक भाग छोटा था। जैसे अगर हम पूर्व को माने तो एक भाग क्या हो सकता है, छोटा होगा, जो कि कह सकते हैं नीचे की तरह से, लेकिन लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। जैसे मान सकते हैं 2 रुपया हुआ और एक हुआ 500 का नोट, राइट। 500 का नोट, 500 का नोट जो होता है कागज का होता है, क्या होता है, कागज। और ये 2 रुपया की, सॉरी 2 रुपया नहीं, 5 रुपया लीजिए। तो 5 रुपया के जो नोट होता है वो सिक्का का ज्यादा खासकर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भारी कौन है, भारी कौन रहेगा सर, ये 5 रुपए का सिक्का बहुत ज्यादा भारी होता है और 5 रुपए वाला, सॉरी 500 का कागज वाला जो होगा वो थोड़ा सा हौला होगा। बिल्कुल उसी तरह से समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये 2 टीले थे, लेकिन एक भाग छोटा था, मतलब कह सकते हैं छोटा है, लेकिन क्या था, ऊंचाई पर था, बहुत ही सेफ था, बहुत ही अच्छे तरह से उसको रखा गया था। तो नगर का दूसरा भाग कहीं अधिक बड़ा परंतु नीचे बनाया गया था। मतलब कहा जा रहा है कि दूसरे जो भाग था, दूसरा भाग अधिक बड़ा, जैसे कह सकते हैं ये छोटा हो गया पहला भाग और उससे ये दूसरा भाग हो गया, लेकिन क्या था, नीचे था, और पहला भाग जो था क्या था, ऊपर था। समझ गए। ऊंचे भाग को दुर्ग और निचले भाग को शहर का नाम दिया गया, क्योंकि दुर्ग मतलब होता है बड़ा, या दीर्घ मतलब भी समझ सकते हैं बड़ा ही होता है, राइट। ये भी आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा क्या कहा जा रहा है। चलिए अब आगे की पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, सड़क व्यवस्था। अब देखिए आज के समय में देखिएगा शहर में और गांव में बहुत अंतर होता है। क्या होता है, ग्राम में हम समझते हैं और शहर में देखते हैं, और भी कोई बड़ा सा ले सकते हैं से वो तो अलग बात हो जाता है। देखिए गांव में जो है थोड़ा सा व्यवस्था जो होता है ठीक नहीं होता है। कहीं पे जो है पक्की सड़क है और कहीं पे पक्की सड़क भी नहीं देखने को मिलेगा, कहीं के टूटा फूटा ऐसे ऐसे रहेगा। तो उसमें और उसमें अंतर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन शहर के मुकाबले कभी कभी गांव के भी बहुत ही अच्छा रहता है। ये आप देखे होंगे, कहिएगा सर हाँ सर हम देखे हैं, बहुत अच्छा लगता रहता है गांव के भी, देखिएगा तो बहुत जगह। तो उसी तरह के जो हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, या मोहनजोदड़ो के सड़क व्यवस्था के बारे में कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। समतल मतलब जो होता है बराबर, जैसे ये देखिए ऐसे कर सकते हैं। समतल मतलब जो तरह से कर सकते हैं बराबर, आप समझिए तो बेस्ट रहेगा। और चौड़ी थी, जैसे ये समतल है, इस पे कोई उबड़ खाबर नहीं है। क्या है, उबड़ खाबर नहीं है। उबड़ खाबर मतलब ये नहीं, समतल नहीं हुआ। समतल मतलब कि सीधा हुआ और बराबर है, इसमें किसी तरह का फर्श वगैरह नहीं करना पड़ेगा। और ये क्या था, चौड़ी था, बहुत ही लंबा चौड़ा था, बहुत अच्छा देखने में लगता था। यहाँ के सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा। राजपथ मतलब कि राजा के पथ, मतलब राजपथ सड़क मार्ग कह सकते हैं। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। जल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, जिनकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी। अब समझिए हम क्या कहना चाहते हैं और ये क्या कहना चाहता है, यह प्रश्न ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सड़कें जो थी ये आपका समकोण थी, एकदम बराबर था, एकदम समतल थी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ऐसा था किसी चार कोण पे काट देता था, और बिल्कुल इसकी ये मिट्टी का ही बना हुआ था, लेकिन इसकी सफाई वगैरह जो होता था वो कंटिन्यू बढ़िया से होता था। इसमें कोई कहने की भी बात नहीं है। और इसकी समुचित व्यवस्था बहुत ही अच्छी खासी थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है कि सर ये कोई ईंटा है, इसका मतलब कि ये खराब व्यवस्था होगा, नहीं, ये नाली है। क्या है, नाली है, एक तरह से कह सकते हैं। आप मानिए तो नाली ही मान लीजिए, क्या, नाली नाली मान लीजिए। लेकिन ये सड़क व्यवस्था थी, क्या थी, ये आपको जो देख रहे हैं ये क्या थी, ये सड़क व्यवस्था है। और ये सड़क व्यवस्था इतनी सफाई थी, आप कह नहीं सकते हैं, सफाई बहुत ही जबरदस्त तरीका से
करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो हमारे ख्याल से ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा पॉइंट था। चलिए अब आगे जो है पॉइंट, ये सड़क पॉइंट में ले सकते हैं, ये भी सड़क पॉइंट में लीजिएगा तो बहुत बेस्ट रहेगा। ये सड़क में ले सकते हैं और अच्छा रहेगा। और ऊपर वाले का जो है नाली में ले लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। इसे नाली में ले सकते हैं और नीचे वाले को सड़क में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है मिस्टेक से उधर लग गया हो। दूसरा पॉइंट देखिए क्या करे कि जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली कैसी थी? तो मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। भवन के कमरे, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली नाली तक पहुंचती, बड़ी नाली तक पहुंचती थी। अब समझिए क्या कर रहा है, आप समझिए क्या कर रहा है, आप समझिएगा थोड़ा सा और अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे ये आपका एक छोटा सा घर है, ठीक है, फिर एक छोटा सा ये घर है, फिर एक छोटा सा घर है, लेकिन ये क्या है, एक सड़क है। और इसी में जो है जल निकाला जाता था, जो भी लाइटिंग का हो गया, आप कहते हैं स्नान कर लिए, खाना बनाए तो कोई पानी वगैरह, तो ये इससे सिस्टम लगा दिया जाता था कि हाँ यहाँ से नहीं होता है कि पाइप के माध्यम से। उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ही हाई फाई जीवन जीते थे कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, राइट। जैसे ये आप सड़क व्यवस्था समझ सकते हैं और यहाँ पर आप नाली व्यवस्था समझ सकते हैं, राइट। चलिए, और ये तो आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, ये तो कह सकते हैं 100% इम्पोर्टेंट है, तो है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में ऐसे कि हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार के बारे में बताए हैं, कि हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार के बारे में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। इसके बारे में 2 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तीसरा पॉइंट में जो है स्नानागार, स्नानागार में क्या है? यह विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। क्या है? प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यह विशाल स्नानागार 29 फीट लंबा, क्या है, 29 फीट लंबा, जिसे 11.88 मीटर के दायरे में हम रख सकते हैं। 23 फुट चौड़ा, जिसे 7.01 मीटर एवं 8 फुट गहरा, जो कि 2.44 मीटर है। सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं बाबू, आज के समय में अब देखिएगा तो कहता है कि 10 फीट गाड़ दो ना, 10 फीट पर वो हौदी बना देने के लिए, लैट्रिन बाथरूम देखे 10 फीट 12 फीट, ठीक है, 10 से 12 फुट में ही कहता है कि कर देने के है। और यहाँ पर जो है 29 फुट या 29 फीट भी कह सकते हैं, बहुत अंतर गहरा हो सकता है। और उसके जो सीढ़ी वगैरह बढ़िया से बनाया जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था। मतलब कि इस जो देख पा रहे हैं, ये जो आप स्नानागार देख रहे हैं, इसका उपयोग जो है सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ हो गया, जैसे शिव जी के पूजा होने पर यहाँ पर शिव जी की पूजा बहुत धूमधाम से करते थे, तो उसके आधार पर कह सकते हैं कि शिव जी की पूजा करने पर ज्यादा खासकर इसका उपयोग किया था धार्मिक रूप से। ये अकेला नहीं था, धार्मिक था। इस विशाल स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। यह विशाल स्नानागार तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक माना जाता है। मतलब कहा जाता है कि यह विशाल स्नानागार जो है तत्कालीन विश्व का जो है सबसे आश्चर्यजनक माना जाता है। जैसे आपका जो ताजमहल है, क्या है, आश्चर्यजनक है, या जो भी कहिए। आप कहिए कि रूम कैसा था, तो देखिए अगर सोचिए तो ये रूम है, क्या है, अगर देखा जाए आपको पिलर लग रहा होगा कि हाँ सर ये पिलर हो सकता है, नहीं बाबू। तो आप जिसमें अगर आपको बताया जा रहा है तो आप किसी ना किसी को तो आप लीजिएगा ना, या तो इसे लीजिए या तो इसे लीजिए, इसे रूम लेना पड़ेगा आपको। भले देखने में आपको फोटो हम कोई और ला दिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए इसका कहने का अर्थ क्या है कि ये 29 फीट जो है गहरा है, क्या है, गहरा है। और इसका जो है ऊपर जो है एक रूम वगैरह है, जिसमें स्नान करके जब आता है तो लोग अपना वस्त्र वगैरह क्या है बदलते हैं, ठीक है। और ये जो आप सपोज दैट क्या है, ये सीढ़ी है, क्या है, ये सीढ़ी है, एक तरह से सीढ़ी हम समझ सकते हैं। चलिए समझ गए, बहुत अच्छा। ये भी पॉइंट आपको क्लियर है? अगर क्लियर है बाबू तो एक बार फिर से बोलिएगा यस, नहीं है तो नो। एक और सूचना देना चाहते हैं पेरोचो, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 7542031831 इस नंबर पे, या 8578002739 इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको कुछ ही पैसा लगेगा, उसके बाद आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, जहां पर आर्ट्स का ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा आपको। चलिए चौथा पॉइंट में देखते हैं कि अन्नागार। अन्नागार मतलब कि अन्न रखने वाला। तो देखिए यह अन्नागार मोहनजोदड़ो से ही मिला है। इस अन्नागार की लंबाई
45.72 मीटर एवं चौड़ाई 22.86 मीटर है। इसका उपयोग अन्न रखने के लिए किया जाता था। अब देखिए, कभी कभी पूछता है कि कभी कभी पूछता भी है कि विशाल स्नानागार या स्नानागार का विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो आप बताइएगा मोहनजोदड़ो। स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से आपको 80% आपको ज्यादा खासकर प्रश्न पूछा था, 80 नहीं 60%, सॉरी, क्योंकि लोथल है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, ये सभी है, तो इसमें ले सकते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट में क्या कर रहा है कि नगर नियोजन के वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता। नगर नियोजन के वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता। देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के नगर योजना आज हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। बिल्कुल, अगर देखा जाए मोहनजोदड़ो के लोग, सोचिए उस समय 2600 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, उस समय के लोग नगर के तरह जी रहे थे। कैसे? नगर के तरह जी रहे थे। और इसके कुछ ही दिन बाद जो है ग्रामीण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? ये आश्चर्यजनक बात है, सही में आश्चर्य का विषय है। आज से 4500 वर्ष पहले, मतलब कह सकते हैं 500 साल, 500 साल पहले के लोग नगर नियोजन के प्रति कितने जागरूक एवं निपुण थे। मतलब कि वो कार्य में निपुण थे, बहुत ही सुझाव व्यक्ति थे, बहुत ही कार्यशील व्यक्ति थे, निपुण थे, जागरूक थे। आज हम कितने भी प्रगतिशील एवं विकसित हो, मगर नगर योजना के अभाव में हमें प्रत्येक बारिश में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर आप देखिए जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आप और भी कई जगह ले सकते हैं, जहां पर जैसे अगर देखिएगा कुछ कुछ ऐसे भी क्षेत्र है, कुछ कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां पर आपको बारिश हो गया ना, तो आपको लगेगा नहीं कि ये नगर है। क्या है? नगर है। पूरा आपको फील देगा कि ये गांव होगा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि हाँ ये शहर हो सकता है। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे महानगर नगर योजना के अभाव में बाढ़ की स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं। मतलब कि मुंबई जैसा, दिल्ली, बेंगलुरु जैसा जो महानगर या नगर कह सकते हैं, वो बारिश का सामना नहीं कर पाते हैं। यह हालत भारत के 70% नगरों में है। ऐसा हमें मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की नगर नियोजन की ओर आकर्षित करता है। ऐसे में हमें क्या करते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो लोग रहते थे, किस तरह से रहते थे, वो हमें क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। राइट, ये आपका पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। आगे के पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक, जैसे राजा वगैरह नहीं होता है, जैसे आज के समय में क्या है, हम भारत में जी रहे हैं, तो भारत में क्या है, पॉलिटिक्स हमारी नचा रहा है। हम जिस तरह से नाच रहे हैं वो किसके हाथों में है? पीएम मोदी हो गया, सीएम के बारे में जो भी आप ले सकते हैं, उन सबके हाथों में ही है। वैसे ऐसे नियम लागू करते हैं, वैसा वैसा करना पड़ता है। कभी पेपर लीक हो गया, कोई ना कोई विधि बना देता है, तो ये सब हमको झेलना पड़ता है। राइट, चलिए, तो उसी तरह वहां पर भी होगा। कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के शासन व्यवस्था के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है। शासन व्यवस्था समझते हैं कि वहां पर के जो राजा है या नहीं है, उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलता कि हाँ यहाँ का राजा वो थे और यही इनका स्वरूप वगैरह सब चीज कार्य वगैरह करेंगे। उत्खनन के स्वरूप जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, उनसे हम इस सभ्यता की राजनीति का अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि उनका एक राजा राजा था जो संभवतः पुरोहित होता था। हम आपको बताए हुए थे, चित्र हम आपको माध्यम से दिखाए थे, अगर आपको याद होगा तो पार्ट 1, अगर आप पार्ट 1 देखे हैं तो हम उसमें आपको दिखाए थे कि पुरोहित राजा जो है उसको संभवतः क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। जनता से कर के बदले में अनाज लिया जाता था। जनता से कर मतलब कि पैसे के बदले में क्या लिया जाता था, सॉरी, कर मतलब कि टैक्स के बदले में क्या लिया जाता था, अनाज लिया जाता था। सिंधु घाटी के शांतिपूर्ण जीवन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि उनका शासन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। जैसे आज हम देखते हैं कि कोई पार्टी, मुखिया हो गया, विधायक हो गया, एमएलए हो गया, जो भी आप पार्टी देखते हैं, वो अपना सत्ता के लिए, मतलब कि अपने शासन को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, यहाँ तक कि किसी को मार देता है, यहाँ तक मार भी देता है। लेकिन ऐसा जो है हड़प्पा सभ्यता में आपको देखने को नहीं मिलता है। सभी लोग पूर्ण रूप से शांति जीवन जीते थे, शांति जीवन जीते थे एकदम। और वहां के शासन व्यवस्था थी उच्च कोटि की, मतलब हाई कैटेगरी के थे, एक तरह से कह सकते हैं। राइट, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए
आगे देखते हैं सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी, परिवार ही सामाजिक इकाई थे, बिल्कुल। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था, उनका जो सामाजिक जीवन था वो सुखी और सुविधापूर्ण था, बहुत अच्छा था। और उत्खनन के समय नारी की मूर्तियां अधिक प्राप्त हुई है, इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या थी, मृत सत्तात्मक समाज थी। कैसे थी, मृत सत्तात्मक। और ये पॉइंट आपके लिए वीवीआई बनता है और याद भी करना पड़ेगा आपको, राइट। कैसे याद कीजिएगा, पहले आपको पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस प्रकार का समाज है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस प्रकार का समाज है, तो कहिएगा सर ये मृत सत्तात्मक समाज है। कैसा है, मृत सत्तात्मक समाज है। और यहाँ पर क्यों मृत सत्तात्मक कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर नारी मतलब कि स्त्री क्या है प्यारे बच्चों, स्त्री की मूर्तियां सबसे ज्यादा अधिक मिली है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस प्रकार की सभ्यता है, ये एक प्रकार की मृत सत्तात्मक सभ्यताएं हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बनता है, जरूर इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हड़प्पा वासी समाज की प्रमुख विशेषताओं इस प्रकार थी। क्या थी, हड़प्पा वासी समाज की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। पहला पॉइंट में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, मतलब कह सकते हैं कि मीट मछली भी खाते थे, साथ ही साथ शाकाहारी में जैसे फल फूल फ्रूट वगैरह जो भी आप समझ सकते हैं, गोभी हो गया, बंदा गोभी हो गया, जो भी आप मशरूम हो गया, मैं तेरे चेहरे के देख के मशरूम हो गया, उस तरह से कह सकते हैं, मशरूम वगैरह फलना चिला वो सब चीज खाते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्त्रियां जूरा बांधती थी, जूरा मतलब समझते हैं, जो पीछे खोपा बोला जाता है, हमारे इधर जो है खोपा बोलता है, आपके इधर भी शायद हमारे ख्याल से बिहार में ही है, तो आपके इधर भी खोपा ही बोला जाता होगा, राइट। नहीं तो इसे एक और भी लेडीज गर्ल सबका भी तो न्यू फैशन चला है, पढ़ी लिखी तो थोड़ा सा ज्यादा रहती है, तो उस सब का कुछ बोलने का तरीका शायद उसे क्या कहा, गार्डन गार्डन जैसे ही कुछ ऐसे ही तरह का कहा जाता है। तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे, और पुरुष जो है आज के समय में देखिएगा, वर्तमान समय में बोल रहे हैं, तो अभी पुरुष का जो है सबसे स्वभाव क्या हो गया है, दाढ़ी। दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा रखेगा, उसका लुक भी देखने में जबरदस्त लगता है, देखने में अच्छा लगता है। और बाल तो छोड़ ही दीजिए, लंबे लंबे बाल रखते हैं, ओए अरे शाहरुख खान है, लंबे लंबे बाल कहता है तो ठीक है, अच्छा लगता है, लुक भी बहुत जबरदस्त लगता है। तीसरा पॉइंट में क्या है कि इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे, आभूषण मतलब समझते हैं, सोना चांदी लोहा लक्कड़ जो भी आप कह सकते हैं उसके शौकीन थे। विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनते थे, जैसा कंठहार मतलब कंठ में पहनने वाला, वर्ण फूल वर्णफुल, हौसली हौसली हम जो है ना, आई थिंक हमें ये याद है कि मेरी मम्मी को भी मतलब मिला हुआ था, जैसे शादी विवाह नहीं होता है, तो उसमें शायद हमारे नाना जी दिए होंगे, तो वो सब हौसली हम अभी भी देखते हैं घर में, अभी भी हमारे ख्याल से है मेरे घर में, देखा जाए तो, बट उसका कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि आज डेवलप कर गया है, तो इसमें पहनेगा तो लोग कहेगा क्या पहना है, भांग भूसा मुसरनी बन गया है राइट। तो इसीलिए कोई अभी और न्यू जनरेशन की जो शादी विवाह हो रहा है उसमें भी ये सब नहीं चल रहा है। आ, भुंज बंद हमें नहीं पता ये क्या होता है, कड़ा जो कि हाथ में पहनने वाला होता है, और ये सब के सब चांदी का रहता है। अंगूठी जो कि सोना और चांदी दोनों का आता है। करधनी हमको भी नहीं पता है क्या होता है, आदि पहनते थे, मतलब इतने शौकीन थे हड़प्पा सभ्यता के वासी। चौथा में क्या है, श्रृंगार प्रशासन के भी हड़प्पा वासी शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल है लगा के, काजल पाउडर आदि से परिचित थे, मतलब वो जानते थे। शीशे कंघे कंघे मतलब कि जो बाल सोड़ते हैं वो, एवं तांबे का दर्पण का प्रयोग करते थे। दर्पण मतलब समझते हैं, शीशा। शीशे का दिल था मेरा टूट गया। चहुंदरों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। लिपस्टिक हम आपको पहले ही वीडियो में बताए हुए थे कि लिपस्टिक का भी शौकीन था, राइट। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक जीवन, रिलीजन लाइफ कैसा था, धार्मिक जीवन किस प्रकार थे, तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन उत्खनन से हम कह सकते हैं कि धार्मिक जीवन वहां पर था। हड़प्पा सभ्यता में मृत देवी की मूर्तियां मिली है, मृत देवी की मूर्तियां मिली है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे, तो मृत देवी के। क्या बोलिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो किसकी पूजा किया करते थे, तो मृत देवी के। किसके, मृत देवी के। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ की मृत देवी की पूजा की जाती थी। मृत देवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि नाम से जानी जाती है।
दूसरा पॉइंट में क्या है, कालीबंगा एवं लोथल से ईंट की बनी वेदी, क्या है, ईंट से बनी वेदी मिली है जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है। कालीबंगन से हवन कुंड से यज्ञ का भी साक्ष्य मिला है। तो इस तरह से आप ये भी को क्या क्या ये सब मिला हुआ है, राइट। चलिए ये सब कट देते हैं, तो आपको पता चले क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे, तो मृत्यु देवी के, राइट। आगे देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन उन सबका कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता के अनेक प्रकार के आर्थिक जीवन यापन मिले हैं, जैसे कृषि करना, तो एग्रीकल्चर। हाँ, कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मूल आधार था। कृषि जो है हड़प्पा सभ्यता के मूल आधार, जैसे भारत के ये मूल आधार क्या है, किस पे टिके हैं, तो ज्यादा खासा कृषि वगैरह करते हैं, जो कि अभी बहुत ही कम हो गया है। खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी, मतलब कि अनाज की कमी नहीं थी। पानी वगैरह बहुत ही अच्छा था, उपजाऊ भूमि था, जिसके कारण क्या थे, अनाज की कमी नहीं थी। अनाज रखने के लिए भंडार गृह थे, मतलब घर थे। यहाँ कपास की खेती ज्यादा होती थी, जिसे यहाँ के लोग कपड़ा बना सके और इसे व्यापार व्यापार करते थे। मतलब कहा जा रहा है कि जो है ना, हड़प्पा वासी जो थे वो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे, जिसके कारण क्या था, वहां पर व्यापार वगैरह भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध। ठीक है। दूसरा प्रश्न जो पॉइंट, दूसरा पॉइंट में क्या है, पशुपालन। पशुपालन में क्या है, कृषि के साथ साथ हड़प्पावासी के लोग पशुपालन भी करते थे, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता भी अगर अभी देखा जाए तो कर सकते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के जानवर मिले हैं, जैसे गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊंट। यह सब पालतू जानवर थे, क्या थे, सबसे पहले जो है पालतू जानवर जो बनाया गया था, किसको, कुत्ता को बनाया गया था। ये सब आप भली बात ही जानते हैं। ये सब आपको ओहो से पूछे वाला अगर पढ़िएगा ना, जब आप क्लास 12 पास कर लीजिएगा उसके बाद पढ़िएगा, तब आपको पढ़ने को ये सब मिलेगा, राइट। चलिए, और ये मेरे ख्याल से आई थिंक ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट है, थोड़ा सा और बचा है। हाँ, थोड़ा-सा और बचा है, थोड़ा-सा हम फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि बोलिएगा सर कितना टाइम लगाते हैं। व्यापार तथा वाणिज्य, व्यापार तथा वाणिज्य, कृषि पशुपालन उद्योग के साथ-साथ सैंधव निवासियों के व्यापार तथा वाणिज्य में भी काफी रुचि थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और उद्योग, उद्योग मतलब कि जो है मैन्युफैक्चरिंग वो करते थे। के साथ-साथ व्यापार में भी और वाणिज्य में भी बहुत ही काफी रुचि था। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ही व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही क्या था, सबसे प्रसिद्ध जगह माना जाता था, और था ही क्यों, रहेगा ही। इनका व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, साथ ही साथ अन्य जगहों से व्यापार होता था। जैसे अगर देखा जाए सोना, तो अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, कोलार खान से, ठीक है। जैसे आपने देखा हो सालार, फीलिंग देखे होंगे, खानसार, खानसार जो बोलता है यहाँ पर जो है खानसार, ठीक है। खानसार में क्या रहता है, सोना वगैरह फलना चिना। आपने केजीएफ देखा होगा, जो कि प्रशांत नील कुमार ने निकाला है, गजब फीलिंग इनका रहता है, राइट। चांदी में क्या है, ईरान, अफगानिस्तान से आपको देखा है। तांबा बलूचिस्तान, अरब खेतरी। सीसा जो है ईरान, अफगानिस्तान। सेलखरी, सेलखरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ठीक है। बलूचिस्तान राजस्थान से। सुलेमानी, सुलेमानी पत्थर जो कि सौराष्ट्र पश्चिमी भारत से। नीलमणि, नीलमणि जो कि महाराष्ट्र से है। अलाबास्टर, अलाबास्टर जो कि बलूचिस्तान से। शंख कोरिया, शंख कोरिया जो कि सौराष्ट्र दक्षिण भारत। ये सब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर व्यापार वगैरह, तराजू है, यहाँ पर व्यापार वगैरह कर रहे हैं, ये सब कार्य वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कार्य वगैरह कर रहे हैं, और इन सब का कार्य अलग है, मतलब कि बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, उस कैटेगरी में ये सब आता है। आगे चलिए, यहाँ पर क्या करा है कि इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करना है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता कोई भी नगर अगर पतन हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। देखिए क्या करा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन किस प्रकार हुआ, अभी तक किसी को पूर्ण रूप से पता नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन यह सिद्ध नहीं होता है कि बाढ़ आने से इतना बड़ा नगर समाप्त हो जाए। सही बात है, अगर देखा जाए एक बड़ा सा नगर जिसमें हर एक प्रकार की सुविधाएं हो, और एक अचानक से पानी आने से आपको लग रहा है कि वो मतलब कि समाप्त हो जाएगा, नहीं। फिर दूसरे वैज्ञानिक का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आर्य, आर्य मतलब जो कि क्षेत्रीय वंश के लोग थे, और ये जो है मारकाट करने में बहुत ही ज्यादा, जैसे डकैत वगैरह भी कर सकते हैं, और उसका पूरा धन लूट कर ले गया, साथ ही साथ उसे मार दिया। तो ये भी कुछ, मतलब ये पॉइंट है, बताया गया अपना तरफ से। और भी आपको जो इच्छा लगे आप लिख दीजिएगा, तो 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए मिल जाएगा, और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, राइट।
आगे चलते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। यहाँ से लोग प्रौद्योगिकी में बहुत ही विकसित थे। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे लिपि। लिपि में क्या है, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था, लेकिन इस लिपि को पढ़ने में विद्वानों असमर्थ रहे। इस लिपि दाएं से बाएं और लिखा जाता था। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा हो सके तो। पहले पूछा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि, लिपि है ना, तो आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो आप बताइएगा कि भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी, तो भाव चित्रात्मक थी। इसकी लिपि जो है पढ़ने में विद्वानों जो है असमर्थ है। और इसका जो लिपि लिखा जाता था दाएं से लेके बाएं, मतलब इस साइड से लिखा जाता था, जैसे उर्दू लिखते हैं उस साइड से। आप देखिए ये है आपका लिपि, क्या है, भाषा है, क्या है, भाषा है, जो कि कोई अभी तक विद्वान, क्या है, विद्वान जो है वो भी नहीं समझ पाए कि क्या लिखा है, नहीं लिखा है। तो छोड़ ही दीजिए कि आप अगर आप जानते भी होंगे तो नहीं बोल पाइए सर क्या लिखा है, राइट, और क्या कहना चाहते हैं। वाहन में देखिए क्या करा है, वाहन में मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। आपको पहले बताए हैं कि मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना, आपको एक और भी लोथल से भी आपको मिला है बैल वाला आपको खिलौना। इससे हम इससे हम यह कह सकते हैं कि यहाँ के लोग वाहन के भी निर्माण किए थे। आगे पॉइंट में है कि हड़प्पा वासी द्वारा वृहत सिंचाई के साधन। हड़प्पा वासी जलाशय, कुओं एवं नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है, किस युग की सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है क्लास पूरा समाप्त हो गया बाबू, ठीक है। अब जो है अगला वीडियो में हम आपको क्या कराने वाले हैं से समझ लीजिए। आज हम आपको दो पार्ट में हम नोट्स करवा दे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम आपको नोट्स पूरा कंप्लीट करा दे। अब सब्जेक्टिव जो है एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आपको एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर को अगर आप दोबारा याद कर लेते हैं, बढ़िया से देख लेते हैं, तो इतना तो जरूर है कि आप बोर्ड एग्जाम में 8 से लेकर 17 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है। किसी की मजाल नहीं कि आपको रोक दें, ठीक है। 8 से लेकर 17 नंबर 100% मिलेगा तो मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। और ये पीडीएफ नोट्स हम आपको फ्री में दे देते हैं, ये पीडीएफ जो है आप पढ़ लीजिएगा जाके, एक बार आप सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है हिस्ट्री। क्या लिखना है, हिस्ट्री लिखना है, हिस्ट्री चैप्टर। चलिए ऐसा आएगा, आप कमेंट कीजिए, मतलब कि आप जब सर्च कीजिएगा हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 12 सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार ऐसे सर्च कीजिएगा, तो आपके पास ऐसा आएगा सेल्फ क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 नोट्स इन हिंदी। फिर उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर उस पर क्लिक करने के बाद क्या कीजिएगा, फिर नीचे आइएगा, तो यहाँ से आप शुरू से लेके आप क्या कीजिएगा, पूरा का 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसका ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर 1 उस पर क्लिक करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कलेक्ट करके अब नहीं चल रहा है, लेकिन बाद में चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।